हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 16 जून और आज की इस वीडियो में हम 16 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और पर डे के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और फिर से मैं याद दिला दूं, वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोग ज़्यादा भावनाओं में बह के 2 बार लाइक मत कर देना, क्योंकि 2 बार लाइक करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ लेकर के कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में जो नफ्ताली बेनेट है, ये बन गए हैं इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर। तो माना यह जा रहा था कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है, ये फिर से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को फिर से आमंत्रित किया था कि आइए और अपनी सरकार बनाइए, लेकिन ये तो प्रेसिडेंट रह ही नहीं गए। अब कौन बन गए हैं? इजराइल के नए प्रेसिडेंट रह गए हैं इसहाक हर्जोग, और नए प्राइम मिनिस्टर ये बन गए हैं नफ्ताली बेनेट। तो ये 2 नई नियुक्तियां हैं इजराइल में, आप याद रखेंगे। यदि हम बात करें इजराइल की, तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये है नफ्ताली बेनेट जो कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इजराइल की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि इजराइल ये ज़्यादा बड़ा देश नहीं है। इसकी लगभग पॉपुलेशन ये है 96 लाख लोगों की। अब इस 96 लाख लोगों में जो लोग वोट देते हैं, देखिए इस 96 लाख की पॉपुलेशन में बच्चे भी होंगे, तो वो तो वोट देंगे नहीं। तो इसमें से जितने लोग वोट देते हैं, इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। जैसे कि भारत में है संसद, उच्च सदन है, राज्यसभा, निम्न सदन है, लोकसभा, वैसे ही यहाँ की संसद का नाम है नेसेट। नेसेट में टोटल 120 सीटें हैं। तो यहाँ सरकार बनाने के लिए बहुमत की ज़रूरत होती है, जो कि होता है 50% + 1। तो 120 का 50% कितना हुआ? 60 + 1। जिस किसी भी पार्टी को 61 सीटें मिल जाती है, वो यहाँ पार्टी बना लेता है। आप लोगों को जानकर यह आश्चर्य होगा कि अभी तक इजराइल में किसी भी पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिला है। कोई भी पार्टी 61 सीटें नहीं पा पाती हैं। यहाँ के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने भी गठबंधन की ही सरकार बनाई थी, और अब जो नफ्ताली बेनेट है, इन्होंने भी गठबंधन की ही सरकार बनाई है, आप ये कह सकते हैं। तो ये जो नफ्ताली बेनेट है, इन्होंने किसका समर्थन लिया है? यार लैपिड, इनकी जो पार्टी है येस एडिट पार्टी, इनका इन्होंने समर्थन लेकर के इजराइल में अपनी सरकार बना ली है। और अभी तक लगभग 12 साल से जो प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू, इनका कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है। अब नफ्ताली बेनेट ने यहाँ जो गठबंधन की सरकार बनाई है, ये चलेगी कैसे? तो ये चलेगी रोटेशन के आधार पर। अब वो कैसे? तो कहने का मतलब है कि नफ्ताली बेनेट ये 2023 तक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। इसके बाद अगला जो 2 साल का कार्यकाल है, जो कि संभालेंगे यार लैपिड। तो अब हम जान लेते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। यरूशलेम ये अल अक्सा मस्जिद के कारण चर्चे में आया था। यहाँ की करेंसी है इजरायली न्यू शेकल। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में, मतलब कि 15 जून से जो इजराइल है, ये दुनिया का पहला मास्क फ्री कंट्री भी बन गया है। मतलब कि अब यहाँ कोरोना के एक भी केसेस नहीं हैं। G7 नेताओं ने किस देश के BRI, जिसे आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं, इसका मुकाबला करने के लिए B3W लॉन्च किया है। तो आप सभी जानते हैं कि हाल ही में ग्रुप ऑफ 7 की बैठक हुई थी, जिसमें कि चाइना की ये जो पहल है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसी का मुकाबला करने के लिए इन्हीं ग्रुप ऑफ 7 के द्वारा लॉन्च किया गया है B3W। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि BRI ये है क्या, और ये दुनिया के सामने क्यों चिंता का विषय बना हुआ है, जिसे लेकर के G7 कंट्रीज़ भी विचार कर रही हैं। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, शॉर्ट में आप कह सकते हैं BRI, इसकी जो शुरुआत है, मतलब कि इसकी घोषणा जो कि की गई थी 2013 में। तो ये जो चाइना की पहल है BRI, ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच भूमि और समुद्र क्षेत्र से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा। मतलब कि ज़मीन के माध्यम से भी और पानी के माध्यम से भी। इसे आप मैप में देख सकते हैं। ये है एशिया और चाइना, ये तो एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। और श्रीलंका जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये भी एशिया में है। तो जल मार्ग से ये पहुँच रहा है श्रीलंका। इसके बाद से आप ये जो देख रहे हैं केन्या, केन्या के पास ये लामू पोर्ट डेवलप कर रहा है, जो कि इसकी इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इसके बाद जल मार्ग के माध्यम से ही ये यूरोप महाद्वीप पहुंचेगा। और थल मार्ग के माध्यम से यदि आप देखेंगे तो तजाकिस्तान और पाकिस्तान, यदि आप लोगों को याद होगा तो इसी जम्मू कश्मीर वाले एरिया में काराकोरम दर्रे से होते हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये बन रहा है, और ये चाइना के द्वारा ही डेवलप किया जा रहा है। तो चाइना क्या चाहता है? पूरी दुनिया में राज करना।
ये पूरी तरह से अपना फैलाव कर रहा है जल मार्ग के माध्यम से भी और थल मार्ग के माध्यम से भी। तो यदि देखा जाए तो पूरी दुनिया के सामने ये चिंता का विषय है। यदि आप लोगों को याद होगा तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चाइना ये पहले स्थान पर है। इसके अलावा यदि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी देखा जाए तो चाइना ये बाकी कंट्रीज़ को पीछे छोड़ते जा रहा है, हर फील्ड में ये आगे निकलना चाह रहा है। इसका एक रीज़न यदि आप कहेंगे तो हो सकता है कई लोग कहें कि मैं पॉलिटिकल बातें कर रही हूँ, लेकिन ये बात सच भी है। चाइना के जो लोग हैं ये चाइना की सरकार पर विश्वास करते हैं। बाहर के देश के लोग तो बाद में बोलते हैं, चाइना में जैसे अभी वैक्सीन ही आई है तो वहाँ के जो लोग हैं अपनी सरकार के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं कि ये हमें वैक्सीन क्यों लगाई जानी है, इसमें कोई नुक्स निकल गया तो। बस वैक्सीन आई और चाइना के जितने लोग हैं इन्होंने वैक्सीन लगवा ली। कौन सी वैक्सीन आई थी आप सभी जानते हैं, सिनोफार्म आई थी, जो कि वहाँ के लोगों ने लगवा ली। चाइना भले ही अपना जो थर्ड क्वालिटी माल है ये बाकी कंट्रीज़ को टिकाता है, लेकिन यहाँ की जो जनता है ये स्वदेशी माल ही इस्तेमाल करती है। तो चाइना की अर्थव्यवस्था में यदि देखा जाए तो यहाँ की जनता का भरपूर सहयोग मिलता है, इसलिए चाइना धीरे धीरे करके बाकी कंट्रीज से आगे निकलते जा रहा है और ये चिंता का विषय है बाकी कंट्रीज़ के लिए। तो G7 की जो बैठक हुई थी इसमें चाइना के खिलाफ हम नहीं कह सकते, इसी के मुकाबले में एक पहल लॉन्च की गई है जिसे हम B3W के नाम से जानते हैं। यहाँ जो B3W टर्म लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म बनती है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। मतलब कि जो विकासशील देश हैं जैसे कि भारत, ये भी तो विकासशील देश ही है, तो विकासशील देशों की मदद करने के लिए G7 के द्वारा बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नामक पहल की शुरुआत की गई है। हाल ही में श्रीलंका के किस स्थान पर चाइना श्रीलंका मैत्री अस्पताल का उद्घाटन हुआ है। तो चाइना श्रीलंका इस समय बन रहे हैं मित्र क्यों बन रहे हैं? तो श्रीलंका को चाहिए पैसा, इसके पास पैसा नहीं है। पैसा कौन दे सकता है? चाइना। तो चाइना क्या करेगा, इसे पहले तो पैसे देगा, ये पैसे नहीं चुका पाएगा तो उसके इस हिस्से पर ये कब्जा कर लेगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि आप मैप में देखेंगे तो श्रीलंका के मैप में अभी जो मैंने आप लोगों को हम्बनटोटा पोर्ट की लोकेशन बताई थी ये तो स्थित है श्रीलंका में, लेकिन इसे डेवलप किया गया है चाइना के द्वारा। चाइना ने इस पोर्ट को डेवलप करने में अरबों रुपए खर्च किए और ये जो पैसा है ये श्रीलंका इसे चुका नहीं पाया, जिसके बाद से ये जो पोर्ट है 99 साल के लिए किसका हो गया है? चाइना का हो गया। सेम उसी तरह से अब यहाँ जो कोलंबो पोर्ट है इसे डेवलप करने जा रहा है चाइना, इस पर ये अरबों रुपए लगाएगा। हालांकि कोलंबो का एक हिस्सा है वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल, ये इंडिया डेवलप कर रहा है, तो कोलंबो के एक हिस्से को डेवलप कर रहा है चाइना। यहाँ ये अरबों रुपए लगाएगा, इसका भी पैसा श्रीलंका तो दे नहीं पाएगा, तो ये क्या करेगा कि श्रीलंका के इस हिस्से पर भी कब्जा कर लेगा। यदि आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो जो चाइना है ये भारत के लगभग लगे हुए एरिया में कब्जा कर रहा है। जैसे कि आप लोगों ने अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया देखा होगा, अरुणाचल प्रदेश से सट के ही इसने गांव बसा लिए हैं। फिर यदि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो और यहाँ से लगते हुए मतलब आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये भारत के करीब आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच मित्रता बढ़ रही है, चाइना और श्रीलंका के बीच। तो इसी मित्रता के तौर पर श्रीलंका के ही पोलोनारुआ में एक मैत्री अस्पताल का उद्घाटन किया गया है, चाइना श्रीलंका मैत्री अस्पताल का, जिसकी इमेज आप देख पा रहे हैं। और इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए चाइना के द्वारा $6 करोड़ का अनुदान दिया गया है। यहाँ बेसिकली गुर्दे की बीमारी का इलाज हो सकेगा। और अभी तो श्रीलंका को ये समझ नहीं आ रहा है कि चाइना इसे शहद में डुबो कर मारने वाला है। हो सकता है जब इसे अकल आए तब तक बहुत देर हो चुकी हो। खैर, अब हम जान लेते हैं श्रीलंका के बारे में। इसकी कॉमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है जयवर्धनेपुरम कोट्टे, प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे, दोनों ही भाई भाई हैं। भारत और श्रीलंका के बीच एक स्ट्रेट है जिसे आप पाक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। अगला है हाल ही में किस राज्य के GI प्रमाणित जर्दालू आम की पहली व्यावसायिक खेप यूनाइटेड किंगडम को एक्सपोर्ट की गई है? तो ये रिलेटेड है बिहार से। यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में बिहार का एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है शाही लीची, जिसे 2018 में GI टैग दिया गया था और इसका एक्सपोर्ट पहली बार किया गया था यूनाइटेड किंगडम को। वैसे ही बिहार का GI टैग प्राप्त प्रोडक्ट है जर्दालू आम, जिसकी इमेज आप देख पा रहे हैं। इसका पहली बार निर्यात जो कि किया गया है ब्रिटेन को। और ये जो जर्दालू आम है ये बिहार के भागलपुर ज़िले से रिलेटेड है और ये एक विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है। इसे भी 2018 में GI टैग मिला था। तो अब हम जान लेते हैं बिहार के बारे में। इसकी राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। बिहार से रिलेटेड कुछ GI प्रोडक्ट हैं जैसे कि जर्दालू आम, मगही पान, शाही लीची मैंने बता दिया है, और कटरानी राइस। कुछ करंट के क्वेश्चन है जैसे कि एथेनॉल पॉलिसी जारी करने वाला ये पहला राज्य है,
इसे डिजिटल इंडिया अवार्ड हाल ही में मिला है। भारत के 2 पहले हरित ऊर्जा शहर हैं राजगीर और बोधगया। इसी बोधगया में भारत की सबसे बड़ी लेटी हुई बौद्ध की प्रतिमा ये बनाई गई है, जिसका उद्घाटन होने ही वाला है। कोरोना के कारण ये नहीं हो पाया है। अब देखिए, आप बाकी ऑप्शन को भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि उत्तराखंड का एक उत्पाद है जिसका नाम है जैविक बाजरा। इसका पहली बार एक्सपोर्ट कहाँ किया गया है? डेनमार्क को किया गया है। उत्तर प्रदेश में जो सिद्धार्थ नगर है, सिद्धार्थ नगर का प्रसिद्ध बुद्धा चावल, जिसे आप काला नमक चावल के नाम से जानते हैं, इसका एक्सपोर्ट कहाँ किया गया है? सिंगापुर को। और महाराष्ट्र में जो पालघर है, पालघर का एक प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है, इसका नाम है चीकू। इसका एक्सपोर्ट कहाँ किया गया है? तो इसका एक्सपोर्ट भी किया गया है ब्रिटेन को। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इस योजना के तहत कॉलेज के जो टीचर्स हैं और लगभग 16 लाख स्टूडेंट, इन्हें कोविड-19 संक्रमण के प्रति अवेयर किया जाएगा और उन्हें कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण की शिक्षा दी जाएगी। और इन सभी की मॉनिटरिंग करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप किया गया है। मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन हैं, जैसे कि गायों के संरक्षण के लिए काउ टैक्स लगाने वाला ये पहला राज्य है। हाल ही में जो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक रिलीज किया गया, मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है। जानवरों के लिए विश्व का सबसे बड़ा अंडरपास ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद का नाम बदल करके हाल ही में नर्मदापुरम करने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश में स्थित है छतरपुर। छतरपुर में जो बक्सवाहा के जंगल हैं, यहाँ विशालतम हीरे के भंडार की खोज की गई है। माना यह जा रहा है कि यहाँ बक्सवाहा के जंगलों में 50 से भी ज़्यादा हीरे मिलने की संभावना है। और मध्य प्रदेश में, मतलब कि भारत में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टाइगर ये मध्य प्रदेश में ही है, टोटल 526। और मध्य प्रदेश की ही लोकेशन में यदि आप लोगों ने कुछ यहाँ नोटिस किया हो तो यहाँ स्थित है श्योपुर। इसी श्योपुर में साउथ अफ्रीका से जो चीते लाए जा रहे हैं, इसी कुनो नेशनल पार्क में इन्हें बसाया जाएगा। अगला है, हाल ही में चर्चित फेम 2 योजना में संशोधन किया गया है। सवाल यह है कि फेम 2 योजना इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसे लाया गया था अप्रैल 2019 में। सबसे पहले फेम की फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए। इसकी फुल फॉर्म बनती है फास्टर एडाप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो किसका फास्ट एडाप्शन? इलेक्ट्रिक व्हीकल का फास्ट एडाप्शन। अब इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, जो भारी उद्योग मंत्रालय है, इसने फेम 2 योजना में बड़े संशोधनों की घोषणा की है, जिसके लिए भारत में निर्मित जो इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन हैं, इन्हें अब प्रोत्साहित किया जाएगा। जैसे कि आप जान ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों में सबसे पहले आपके सामने ओला का नाम याद आना चाहिए, क्योंकि ओला के द्वारा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित किया जा रहा है। और यदि देखा जाए तो दुनिया का जो फ्यूचर है ये ई वाहनों में ही आप कह सकते हैं, क्योंकि जो ब्रिटेन है इसने भी घोषणा कर दी है कि 2030 से हम पेट्रोल डीजल कारें अपने देश में पूरी तरह से बैन कर देंगे। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? ताकि जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है इसे कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। तो फेम 2 स्कीम में संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब क्या होगा? तो देखिए, संशोधन क्या हुआ है कि पहले तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के लिए सब्सिडी 10,000 की दी जाती थी, जिसे बढ़ा करके 15,000 कर दिया गया है। फेम इंडिया योजना है क्या? तो वही है। यह योजना 2 व्हीलर, पैसेंजर 4 व्हीलर व्हीकल, 3 व्हीलर ऑटो और जो लाइट कमर्शियल व्हीकल है, इन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं? ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ई वाहन परचेस करें। 2 पहिया वाहन ये आ ही रही है भारत में, तो ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ये सारी पहले की जा रही है। तो कीमत में कमी की जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ई वाहन खरीदेंगे। यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में जो दिल्ली गवर्नमेंट है, इसने भी ऐसा फैसला किया था कि जो भी व्यक्ति ई वाहन खरीदेगा इसे रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब टैक्स फ्री इसे घोषित कर दिया था। तो इससे होगा क्या कि 2030 तक भारत को इलेक्ट्रिक वाहन राष्ट्र बनाने के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं ये मजबूत हो सकेगी। इसी के तहत फेम 2 योजना में संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में होम इन द वर्ल्ड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है प्रसिद्ध राइटर अमर्त्य सेन के द्वारा। अमर्त्य सेन, जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, और इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति बने थे। यदि हम बात करें चेतन भगत की, तो हाल ही में इनकी एक किताब लॉन्च हुई है, इसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। अमीश त्रिपाठी, इनकी बुक का नाम है लिजेंड ऑफ सुहेलदेव, रस्किन बॉन्ड, हाउ टू बिकम अ राइटर। ये है इनकी किताब। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? ये जीता है पावर लेडी विनेश फोगाट ने, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो 53 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है।
हरियाणा के भिवानी जिले से बिलोंग करती हैं और ये प्रतियोगिता रही थी पोलैंड में। पोलैंड जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, इसकी कैपिटल है वारसा, करेंसी है पॉलिश ज़्लॉटी। और यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में जो पोलैंड है इसके द्वारा 2040 तक कोल का प्रोडक्शन बंद करने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा पोलैंड का ही एक चौराहा है जिसका नाम है व्रोकला चौराहा। इसी चौराहे का नाम बदल करके अमिताभ बच्चन जी के जो पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन जी, इनके नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की तैराक जिनका नाम है काइली मैकनन, इन्होंने 100 मीटर की बैक स्ट्रोक प्रतियोगिता में लगभग 58 सेकंड का समय लेकर के नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो काइली मैकनन जो कि बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रेलिया से। 100 मीटर की बैक स्ट्रोक प्रतियोगिता कहने का मतलब है कि जो आप तैरते होंगे तो उल्टा तैरना, यही है बैक स्ट्रोक। तो 100 मीटर की ये जो इनकी तैराकी है इन्होंने 58 सेकंड में कंप्लीट की है, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं बैक स्ट्रोक करती हुई ये दिख रही हैं, जो कि बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रेलिया से। ये जो रिकॉर्ड है पहले रेगन स्मिथ के नाम पर था, लेकिन अभी नाम हो चुका है ऑस्ट्रेलिया की काइली मैकनन के नाम। हाल ही में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसकी आधारशिला हाल ही में जम्मू कश्मीर में रखी गई है। आप लोगों ने तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में तो सुना ही होगा, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो सेम इसी की तर्ज पर आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में वेंकटेश्वर मंदिर, इसकी आधारशिला रखी गई है और इसके जो मैनेजमेंट का कार्य है ये कौन करेगा? ये करेगा टीटीडी यानी कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। ये वही टीटीडी है जो आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर का मैनेजमेंट करता है। तो अब हम जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम में उपराज्यपाल कौन है? तो ये है मनोज सिन्हा। जबकि लद्दाख के कौन है? राधा कृष्ण माथुर। जम्मू कश्मीर से आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए, 1-2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जम्मू कश्मीर का जो वेयान गांव है ये चर्चे में आया था। क्यों आया था? क्योंकि ये जो वेयान गांव है ये भारत का ऐसा पहला गांव बना है जिसने कि अपनी सभी वयस्क आबादी कहने का मतलब है कि 18+ की जितनी आबादी है इन सभी का वैक्सीनेशन कर लिया है। इसी जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था रेबेका। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, चोएगल कोकला माइगा ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।